तो ये बताया था ना वाक्यकोश, ठीक है, बोलते कि स्लाइड में बना हुआ है, बस उस समय थोड़ा सा ध्यान नहीं आया था। ये है आपका वाक्यकोश, जिसमें नर मेंढक, कौन स्पेशली नर मेंढक में ही ये संरचना पाई जाती है, इसके अलावा मादा में नहीं होती है। इसके अंदर अपने मुख से वायु भरता है, उसके बाद जब वायु को धीरे धीरे छोड़ता है तो कैसी आवाज आती है, टर की आवाज आती है। और ये आवाज केवल बरसात के मौसम में ही सुनने को मिलता है। रीजन क्या होता है कि उससे पहले या उसके बाद की बात करें तो ये कहाँ चले जाते हैं, निष्क्रियता में चले जाते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वो मौसम कौन सा है, गर्मी का होगा तो ग्रीष्म निष्क्रियता, ठंडे का मौसम होगा तो शीत निष्क्रियता में चले जाएंगे, ठीक है। तो उस समय इनकी आवाज नहीं सुनाई देती है। उसके बाद इस आवाज के पीछे का कारण क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मादा मेंढक को आकर्षित करते हैं अपनी ओर प्रजनन के लिए। चलिए, उसके बाद फिर बात आया था धड़ का। तो धड़ में हमने कहीं ना कहीं क्या देखा था बच्चा, कि धड़ में इसके क्या मिल रहे हैं, 2 जोड़ी पैर मिल रहे थे, ठीक है, अगले पैर और पिछले पैर, जिसमें हमने कहीं ना कहीं देखा था कि जो इसका अगला पैर था और जो इसका पिछला पैर था, थोड़ा सा क्या था, अंतर था, ठीक है। क्या था सर, अगले पैर में 4 उंगलियां थी और पिछले पैर में 5 उंगलियां थी। तो पिछले वाला पैर तो चलो ठीक है, अगले वाले पैर में हम लोगों ने क्या कहा था कि सर जो 5वीं उंगली है वो स्पेशली नर में क्या हो जाती है, फूली हुई संरचना बना लेती है। यहाँ देखो गौर करोगे तो ये जगह क्या है, फूला हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या था, इसका 5वां उंगली, ठीक है। और 5वां उंगली क्या हो गया, फूल गया। समय ना देखिए, 5 तक का ही समय दिया गया था सभी को, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करें हम लोग कि बच्चा जो इसका 5वां उंगली है, ये 5वां उंगली यहाँ पर अनुपस्थित है, किसमें, नर में। और ये नर में क्या हो जाता है कि 5वां उंगली फूल जाता है। अगर हम मादा की बात करेंगे तो मादा में भी क्या मिलेगा, 4 उंगली ही मिलेगा, लेकिन वो जो 5वां नंबर का उंगली है वो फूला हुआ नहीं मिलेगा। इस 5वीं उंगली की जगह पे जो फूली हुई संरचना दिख रही है आपको, ये इसको नाम देते हैं हम लोग मैथुनांग। ये एक प्रकार का सहायक मैथुनांग है, यानी कि मैथुन की क्रिया में, मैथुन का मतलब क्या होता है, युग्मकों को मिलाना, ठीक है। अगर युग्मक कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से जाके मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। और अगर बाहर मिलते हैं तो बाह्य निषेचन। हमें मतलब उससे नहीं है, मतलब कि सर नर युग्मक का मादा युग्मक से मिला देना ही क्या कहलाता है, मैथुन कहलाता है। उसके बाद अगर वो आपस में जुड़ जा रहे हैं, 2 कोशिका एक कोशिका का निर्माण कर रही है, उसको कहते हैं निषेचन, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हम क्या कहते हैं, सर ये मैथुन अंग है, क्योंकि ये मैथुन की क्रिया में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इनको एक और नाम देते हैं कॉपुलेटरी पैड, क्योंकि मैथुन को एक और नाम देते हैं हम लोग कॉपुलेशन। ये वर्ड आपके सामने रखे भी है, कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन से जुड़ा हुआ है कॉपुलेटरी पैड। चलिए, अब बाह्य आकारकी में अब हम कहीं ना कहीं क्या देखने वाले हैं, इसका अंग तंत्र के, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता भी दिए हैं, जिसमें पहला है आपका क्या, श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र में एक चीज तो आपको हमने बता रखा है, ये जो श्वसन करते हैं ये अपने स्थान के हिसाब से। सबसे पहला अगर हम स्थलीय की बात करें कि अगर ये स्थल पे मिल रहे हैं तो उस समय क्या करते हैं, ये त्वचा से, उसके बाद फेफड़े से, और उसके बाद मुख से, मुख से नहीं मुख गुहा से, ठीक है। ये 3 जगह से सांस लेते हैं। चलो, जिसमें से स्पेशली अगर हम त्वचा की बात करें तो कितना प्रतिशत, 59%। त्वचा से 56 था ना, सॉरी हाँ उल्टा लिख रहे, सॉरी, ये था कितना, 56, 59 था। त्वचा से है आपका 35%, ये 56% और ये 9%। चलो ठीक है। अब त्वचा से कैसे करते हैं, त्वचा पे क्या होती है, श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं, ये कई बार बता चुके हैं। वहां पे श्लेष्मा पाया जाता है, जैसे ही वायु आकर के श्लेष्मा के साथ जुड़ती है, विसरण प्रक्रिया से अंदर चली आती है। जैसे देखो सिंपल सा इसको बात समझना कि अगर मैं अपने आप को एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, हंसना मत, मैं अगर अपने आप को कहूँ कि सर मैं मेंढक हूँ, ठीक है, तो मैं तीनों चीजों से एट अ टाइम सांस लूंगा, ये भी याद रखना। अगर मैं स्थल पर हूं, ठीक है, और स्थल पे हूं तो मैं अपनी त्वचा से, अपने फेफड़े से और अपने मुख गुहा से एक एक समय में सांस लूंगा, ठीक है। जिसमें से जैसे अगर मैंने वायु लिया, ठीक है, अब वायु को हम ले लेते हैं कि सर स्थल पर उसने एक बार सांस लिया अपने अंदर, उसको हमने मान लिया कितना, 100%, जिसमें से कहीं ना कहीं
35% कहां से गया होगा? त्वचा से गया होगा। लगभग 56% फेफड़े से हुआ होगा और 9% मुख गुहा से हुआ होगा। अब बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको कहीं ना कहीं हमने समझा भी था कल। अच्छा, एक चीज और यहीं पे खत्म कर लेते हैं कि अगर वो जलीय स्थिति में होगा, ठीक है, या तो कहीं ना कहीं निष्क्रियता, जैसे शीत निष्क्रियता या तो ग्रीष्म निष्क्रियता, अगर इन तीनों की स्थिति की बात कर लें तो स्पेशली कहां से होता है? त्वचा से होता है। उस समय 100% त्वचा से होता है, यानी कि कहीं और से वायु अंदर नहीं जा सकती है, जब जाएगी तो त्वचा से जाएगी। और अगर मेंढक कहां पर मिल रहा है? स्थल पर मिल रहा है, तो त्वचा से भी वायु जा रही है, फेफड़े से भी जा रही है और उसके मुख गुहा से भी जा रही है। स्थल पर तीनों से एक बार में। हाँ, 1% डाटा है, वो आप ध्यान में रखिएगा। जिसमें और आगे यहाँ पे कल हमने बताया था कि सर अगर ये मेंढक हो गया, अगर मैं इसका कह दूं कि सर ये मुख हो गया, इसका नाक, चलो इसका नेत्र भी बता दें। सुनो, इसका मुख कहीं ना कहीं जाकर के कहां पे खुल रहा होगा? मुख गुहा में खुल रहा होगा। मुख से कोई सांस लेता नहीं है, ठीक है, हम ले सकते हैं, बाकी जीव नहीं करते ऐसा। बाकी नाक से वायु जाके कहां भर रही है? इसके मुख गुहा में भर रही है। मुख गुहा के पीछे कौन मिल रहा है? इसका फेफड़ा मिल रहा है। ठीक है, अब सुनना, यहां पर इसके मुख गुहा के आसपास कल बताया था केशिकाओं का जाल मिलता है, तो इसके मुख गुहा में से लगभग 9% यहीं से चला जाता है। ठीक है, 9% वहीं से वायु निकल के कहां चला जाएगा? इसके केशिका में चला जाएगा। यहां पे केशिका का जाल मिल रहा है, केशिका का जाल। और केशिका का मतलब क्या है कि सर छोटी छोटी जो रक्त नलिकाएं हैं, बहुत बारीक होती हैं ये छोटी छोटी रक्त नलिका जो मिल रही है, उस छोटी छोटी रक्त नलिका को हम क्या कहते हैं? केशिका कहते हैं। वहां पर उनका बहुत सारा भंडार मिल रहा है। अच्छा, एक चीज और बताओ कि सर हमने वायु अंदर लिया, वो वायु कहां गई? फेफड़े में। फेफड़े से कहां गई? रक्त की नलिकाओं में ही तो गई है ना। कुल मिला जुला के सर वायु को कहां भेजना है? रक्त में भेजना है। ठीक है, रक्त में पहुंच गया मतलब क्या बोल देंगे? सर श्वसन हो गया। ठीक है, तो वही चीज कि सर यहां से इसके मुख से कहीं ना कहीं कितना वायु जा रहा है? सर यहां पर आया है कितना? 56% और 9%। तो यहीं से 9% निकल के कहां चला गया है? केशिकाओं के जाल में। बाकी जो आपका और जो 56% है, क्या करता है ना कि ये लोग मेंढक लोग अपने मुख गुहा को, हमारा क्या मुख गुहा तो ये सामने दिख रहा है ऐसे, ठीक है, यानी कि मुख गुहा को पूरा हवा के साथ भर लिया और उसको प्रेशर के साथ कहां डाल देगा? फेफड़े में डाल देगा। तो जो टोटल वायु जा रही है इस मेंढक के शरीर में, तो लगभग 56% फेफड़े में जो पहुंचा है, उसमें किसने मदद किया है? इसके मुख गुहा ने। यहीं से आसानी से निकल के 9% कहां चला गया? इसके केशिका में। शेष बचा हुआ वायु कहां से आ जाएगा बच्चा? इसके त्वचा से आ जाएगा। बोलो, बात क्लियर हुआ? यह था इसका श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में एक चीज सवाल आपके सामने हमने दिया था कि इनमें कहीं ना कहीं क्या चीज नहीं होता है? पसलियां नहीं होती हैं, है ना, डायाफ्राम नहीं होता है। अब कहोगे सर दोनों अलग अलग चीजें? हाँ बिल्कुल, दोनों अलग अलग चीजें। पसलियों का, एक मिनट, पसली का मतलब क्या? ये छाती की जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं पसली। ठीक है, और इसके पीछे की जो पूरी संरचना है वो क्या कहलाता है? डायाफ्राम। ठीक है, दोनों एक साथ इंटरकनेक्टेड रहती है। अब हमारे फेफड़े में अगर वायु भरना है, उसको खींचना पड़ेगा नीचे की तरफ, उस पर प्रेशर लगना चाहिए हमारे फेफड़े की दीवार पर, तब जाकर के फेफड़ा हमारा क्या होगा? फूलेगा। जब वो फूलेगा तब वो वायु को क्या करेगा? खींचेगा। इसमें ना तो पसलियां होती हैं ना ही डायाफ्राम होता है। तो मुख्य रूप से इनकी भूमिका कौन निभाता है यहाँ पर? मुख गुहा। ये वायु को भरता है अपने अंदर और वायु को भरने के बाद प्रेशर के साथ कहां भेज देता है? फेफड़े में भेज देता है। अरे कल भी यही हुआ था। चलो, तीनों बात समझ में आ गई। त्वचा पर कौन मदद कर रहा है? श्लेष्मा ग्रंथियां। ठीक है, और 9% जो मुख गुहा से जा रहा है वहां पे कौन मदद कर रहा है? केशिका मदद कर रही है। और उसके बाद जो फेफड़े में जा रहा है वहां पर कौन मदद कर रहा है? आपका मुख गुहा मदद कर रहा है। डन। डायाफ्राम का हिंदी नाम होता है? अब मुझे याद नहीं है। होता है। डायाफ्राम का हिंदी नाम होता है। चलो अब बात करते हैं किसका? डायाफ्राम हिंदी में भी लिख देते हैं, ऐसा नहीं है, इस तरीके से डायाफ्राम लिख देते हैं, मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलेगा ऐसा भी। ऐसे डायाफ्राम का हिंदी नाम होता है। चलो यहां पे देखो क्या बात कर रहे हैं सर? पाचन तंत्र। पहले तो एक लाइन जरा ऊपर वाला पढ़ो, एक लाइन केवल एक पॉइंट पढ़ो।
एकदम सिंपल से भाषा में लिखा, सही है ना कि सर पाचन तंत्र का जो मुख्य कार्य है क्या, भोजन को ग्रहण करना तथा अपचित भोजन को बाहर निकालना। ठीक है, अब पाचन तंत्र कहां से शुरू होता है, मुख से। ठीक है, अंत कहां पे होता है, तो कहीं ना कहीं गुदा पर जाके अंत हो जाता है। इस बीच में जितनी भी संरचनाएं आ रही हैं, जो जो अंग उनके साथ जुड़े हैं, उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम कहें कि सर पाचन नलिका जो है कैसे कैसे जुड़ी हुई है, तो ये एकदम सिंपल है, ये हर एक जीवों में ऐसा कॉमन होता है। सर मुख मिल रहा है, मुख आगे मुख गुहा से जुड़ी है, कल भी ये बताया था। फिर आगे ग्रसनी मिल रही है, ग्रसनी से ग्रसिका, ग्रसिका से फिर अमाशय, फिर अमाशय जाकर के मलाशय में खुलता है। अब यहाँ के बाद अगर मनुष्य के हिसाब से चल रहे हो तो यहाँ के बाद क्या हो जाता है कि सर मलाशय से यहाँ अवस्कर ना मिलके क्या मिल जाता है आपका, गुदा नाल। ठीक है, और इस अवस्कर द्वार के जगह पे अगले में क्या मिल जाता है, गुदा द्वार। ठीक है, इस तरीके से है वैसी ही संरचना, थोड़ा सा अंतर है। देखो यहां देखो, ये चलिए क्या है यहाँ पे, मुख से कहीं ना कहीं ग्रसनी ग्रसिका होते, देखो ग्रसनी ऊपर है, उसके बाद ये कौन आ गया हमारा, ये हो गया ग्रसिका, हाँ ईसोफेगस बोलते हैं उसको, वो हमारा साइलेंट रहता है यहाँ पे। ये कौन हो गया, ग्रसिका। ठीक है, अब ग्रसनी से देखो भोजन आते हुए कहां चला गया, सॉरी ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रसिका, ग्रसिका के बाद अमाशय। ठीक है, ये हो गया कौन हमारा, अमाशय। अब अमाशय से आगे भोजन कहां पे जा रहा है सर, आंत में जा रहा है। ये रहा इंटेस्टाइन, क्या बोलते हैं इसको, आंत बोलते हैं। देखो ये रहा पूरा का पूरा, ये हमारा अमाशय। ये ऊपर कौन, ग्रसिका, ग्रसिका के बाद यहां से ये अमाशय हो गया, अमाशय के बाद ये वाला एरिया कौन, आंत का। देखो ये पूरा का पूरा इसका आंत है, ये यहां तक आ रहा है, ये पूरा का पूरा इसका आंत। ठीक, हाँ ऐसे ही रहता है। ठीक है, अच्छा इस आंत को हम लोग एक और नाम देते हैं लोकल भाषा में, औतड़ी। ठीक है, हाँ औतड़ी जो भी है कह देते हैं, वही चीज है ये। ठीक है सर, ये पूरा इसका आंत हो गया। अब उसके आगे जो आ रहा है संरचना, ये देखो ये वाला है इसका मलाशय। ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये है मलाशय। कहीं पे रेक्टम लिखा है, देखो ये रहा रेक्टम। रेक्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, मलाशय। तो अगला हिस्सा कौन मिल गया, मलाशय। अब सुनना ध्यान से, अब ये वाला ये कहीं ना कहीं यूरिनरी ब्लैडर है। इसका मतलब क्या होता है कि सर यूरिन को जहां पर स्टोर किया जाता है। इसको अगर हम साइड में रख के बात करें तो यहां नीचे का हिस्सा ये वाला देखो, यहां से ये पूरा का पूरा ये अवस्कर। देखो कहीं पे क्लोका लिखा है, क्लोका कहां है, कहां है, ये देखो ये रहा क्लोका। ठीक है, इसी को नाम देते हैं क्या हम लोग, अवस्कर। ठीक है, तो ये सर पूरा का पूरा कौन, अवस्कर हो गया। उसके बाद अवस्कर का जो द्वार है निकलने का, उसको क्या कहते हैं, क्लोकल एपर्चर कहते हैं, अवस्कर द्वार कहते हैं। ये हो गई इसकी पूरी संरचना हो गई। क्या परेशानी है यार, हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए, क्लास में बताइए। ये तो अभी क्लास ले रहे हैं। ठीक, चलो अब हुआ क्या यहाँ पे जरा देखिएगा सर। ऊपर से कहीं ना कहीं कौन आ रहा है, अपचा हुआ भोजन। अपचा हुआ भोजन कहाँ पे पहुंचा, मलाशय तक पहुंचा, और मलाशय से आगे कहाँ भेज दिया गया, इसको अवस्कर में भेज दिया गया। ठीक उसी प्रकार की संरचना है जैसे हम लोगों में कहीं ना कहीं क्या होता है, गुदा नाल होता है, उसी प्रकार से। चलो अब देखो जरा क्या था यहाँ पे कि सर ये हो गया था इस तरीके से मलाशय। मलाशय के बाद की जो संरचना थी उसको नाम दे दिया था अवस्कर। ये वाला ये हो गया अवस्कर। अवस्कर का जो छिद्र दिख रहा था इसको क्या बोला था, अवस्कर द्वार बोल दिए थे। ठीक है, क्लोकल अपर्चर बोलते।
हाँ, अपर्चर, अपर्चर मीन्स कहीं ना कहीं एक रास्ता होगा वहां पे, कहीं कहीं पे क्या होता है, अपर्चर का मतलब संरचना भी होता है। तो डिपेंड करता है कि वो स्टेटमेंट, वो वर्ड हम किस लाइन में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अपर्चर का मतलब कोई संरचना भी होती है और अपर्चर का मतलब कोई रास्ता भी होता है। तो यहाँ जो रास्ता मिल रहा है वो रास्ता किसका है, अवस्कर का है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, अवस्कर द्वार बोलते हैं। अब यहाँ पे देखना जरा एक चीज, बढ़िया से देखो इसको, ये है किडनी, देखो ये रहा। ठीक, अब किडनी की नलिका देखो तो क्या आ करके इसी में खुल रही है क्या, ये किडनी की नलिका है, ये आ करके ये अंदर से ऐसे सामने दिखा दिया आपको। ठीक है, ये आ करके अंदर से कहां पर खुलती है, इसी अवस्कर में खुलती है। तो अवस्कर का क्या क्या काम है अगर हम लिखना चाहें, कल हालांकि बता भी दिए थे आप लोगों को। देखिए इस अवस्कर का काम क्या क्या है, तो सबसे पहला इसने क्या लिया, अपचित भोजन। ठीक है, अपचित भोजन उसी में आया है। उसके साथ साथ कौन आ रहा है सर, किडनी की जो नलिका है वो क्या लेकर के आती है, मूत्र लेकर के आती है। तो इस अवस्कर में कौन पहुंच जाता है, मूत्र भी पहुंच जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये रहा, देखिए नहीं लंग्स हो गए इसके, यहाँ पे नहीं दिखा रखा है, नहीं यहाँ पे नहीं है, वो जनन वाले पिक्चर में होगा। यहाँ इस पाचन में है ना, इसीलिए पाचन में कहीं ना कहीं टेस्टिस का जिक्र नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका होता है वृषण, इस तरीके से, और इसके वृषण की नलिका भी आ करके इसी अवस्कर में खुल रही होती है। ठीक है, देखो तो तीसरा क्या लिख देते हैं कि यहां पर युग्मक भी बाहर निकाले जाते हैं। तो अवस्कर का नाम याद रख लीजिएगा, अवस्कर का काम याद रख लीजिएगा कि ये ट्रिपल रोल अदा करता है। सबसे पहला अपचा हुआ भोजन यानी कि मल को बाहर निकालने का काम करता है, मूत्र को बाहर निकालने का काम करता है और युग्मक को भी बाहर निकालने का काम करता है। केवल नर में ही नहीं, नर और मादा दोनों में ये कहानी सेम होती है। ठीक है, दोनों में मिलेगा अवस्कर, दोनों में मिलेगा अवस्कर द्वार। ये रहा पाचन तंत्र, खत्म हो जाए भाई, अरे कितना है जी। चलो अब अगला है क्या, परिसंचरण तंत्र। अच्छा, परिसंचरण तंत्र समझते हो क्या होता है, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र माने क्या होता है, अच्छा किसका गमन होता है, रक्त का। ठीक है, बिल्कुल, उस सबको कराने के लिए रक्त ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, मुख्य रूप से रक्त जिम्मेदार होता है। इस हालांकि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, रक्त का ही बात कर रहे हैं, याद रख लीजिएगा। रक्त का क्या देख रहे हैं, परिसंचरण देख रहे हैं। तो इसको पूरा अगर नाम देना हो तो क्या कहेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र। अच्छा, यहाँ इस लाइन को देखेंगे बाद में, पहले हम जरा समझते हैं। पता है मेंढक कैसे होते हैं, उभयचर होते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसका मतलब क्या होता है कि ये जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं। ठीक, तो क्या बोल देते हैं इनको, उभयचर। और उभयचर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, याद रखिएगा कि उभयचर का जो हृदय होता है वो 3 कुष्ठकीय होता है। हाँ बिल्कुल, उभयचर का जो हृदय होता है 3 कुष्ठकीय होता है। हमारा हृदय कितना है, 4 कुष्ठकीय। सर 2 आलिंद है, 2 निलय है, ये तो कह रहा है 1, 2 आलिंद 2 निलय। ठीक है, जैसे क्या सर अगर हम हृदय बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा हृदय, 4 कोष्ठकों में बटा होता है। हालांकि ऐसे बनाने वाले भी लोग हैं, समझ रहे, ये तो हम रियल में दिल का शेप कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से ऐसा होता है। हाँ, अरे हॉई वाला ना होता है, रे बुढ़बा हॉई वाला ना होता है। ठीक है, और में तो एक से एक तीरंदाज ऐसा हूं करता है सब, समझे, आशिकबाज लोग। देखिए मेंढक, अरे क्या मुंह बंद। देखिए हृदय जो होता है मेंढक में एक ऐसा होता है 3 कोष्ठकीय होता है। केवल मेंढक की ही बात नहीं कर रहे हैं, हमने सीधा सीधा क्या लिख दिया, उभयचर का। तो उभयचर में जो हृदय होगा उस हृदय का एक महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है कि कितने कोष्ठक होते हैं, 3 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, और एक चीज जरा खुद से बताना कि
इन हृदय में, अच्छा कैसे सवाल करें आप लोगों की ताकि आप फंसे। हाँ, एकल परिसंचरण होता है कि दोहरा परिसंचरण होता है? अच्छा, एकल और दोहरा का मतलब समझ में आता है? एक साथ एक बार में चला जाएगा, तो धीरे से 2 बार को गुजरना पड़ता है। चलिए याद रखिएगा कि मेंढक में कैसा होता है? दोहरा परिसंचरण होता है। अब यहाँ परिसंचरण का दोहरा और एकल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपका ये वायु, जैसे कह देते सर ये क्या है, हमारा आलिंद हो गया, और ये क्या हो गया? निलय हो गया। आलिंद की संख्या कितनी? 2। निलय की संख्या कितनी? 1। अब क्या होगा कि जो आलिंद है 2, उसमें एक तरफ से CO2 आएगा और दूसरी तरफ से O2 आएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। कितनी बार हृदय में रक्त प्रवेश किया? 2 बार। इसीलिए इसको कहते हैं क्या? दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा भी है, हम लोगों में भी दोहरा परिसंचरण होता है, लेकिन उसके बावजूद भी दोहरा के साथ थोड़ा सा डिफरेंस है हम लोगों में। कैसे डिफरेंस है अभी क्लियर हो जाएगा। पहले ये बात बताओ कि सर दोहरा का तो समझ में आ गया कि इसमें दोहरा परिसंचरण मिल रहा है, क्या कोई ऐसा प्राणी है जिसके अंदर एकल परिसंचरण पाया जाता होगा? सर अगर कहीं ना कहीं क्या हो जाए, एक आलिंद हो जाए, एक निलय हो जाए मछली में, जो मछलियां होती हैं या जो जलीय जीव जो प्राणी है, खास करके मछलियों की बात करें हम लोग, तो मछलियों का जो हृदय होता है कुछ इस प्रकार का होता है, इस तरीके से होता है। बहुत सारा है। अरे बुढ़बा कहीं की एक वही आलिंद है, एक वही निलय है। ठीक है, यहीं से रक्त ऐसे आएगा इसमें आलिंद में, आलिंद से कहां चला जाएगा? निलय में चला जाएगा। तो एक ही बार प्रवेश कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एकल परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। तो ये केवल और केवल मछलियों में संभव है। जबकि मछलियों के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो जाके क्या मिल जाता है? अच्छा देखो, हम लोग के कहीं पूर्वज हम क्या कहते थे? आदि मानव। एक तरीके से जब आप इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हम लोग के पूर्वज मछली भी है। हाँ जी, हाँ, सबसे पहले मछली आया। अरे पूर्वज जो हमारे क्या थे? ठीक है, वो तो अलग है, वो रामायण में चले गए। आप रामायण से बाहर निकलिए। रामायण, साइंस रामायण को नहीं मानता है क्योंकि उसका कोई अस्तित्व सामने नहीं आता है। हाँ, साइंस किस चीज को मानता है? तो कहीं ना कहीं पुरातत्व जो विद हैं हमारे, उन लोगों ने कुछ अवशेष पता किए, उस अवशेष पर साइंस चलता है। आपके रामायण में भी ये बात बताया गया है कि कुछ ऐसे जीव थे जो हमारी दुनिया के लिए आज अगर होते तो वो संकटग्रस्त हो जाता हमारा, जैसे बड़े बड़े जीव जैसे डायनासोर वगैरह। तो वो सब कुछ पहले से ही पुरातत्व विज्ञान में जानकारी में है, रामायण में भी जिक्र है इसका। ठीक है, हाँ थे वो लोग, उनका अवशेष है अपने पास। आप नहीं देखे है ना? जाइए जाकर के पुरातत्व विभाग में जाइए, समझ में आएगा। वहां पर उनकी हड्डियां पड़ी हुई हैं। अब एक ऐसा हड्डी मिला जो फीमर है, और फीमर की लंबाई 20 फीट है। तो अब फीमर की लंबाई अगर 20 फीट, फीमर माने जांग का हड्डी, ठीक है। अब एक हड्डी की लंबाई अगर 20 फीट है तो वो प्राणी कितना बड़ा होगा, अनुमान लगा लो। ठीक है, आज हम लोग किससे जुड़े हुए, सुनिए, आज हम लोग किससे जुड़े हुए हैं? या ऐसे कह दिया गया ना कि 70 लाख जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर, और उसमें से भी कुछ ऐसे हैं जो गायब हो चुके हैं। कैसे पता किया कि हमारे यहाँ पर ये जीव मिलते थे? कैसे पता चला कि डायनासोर मिलते थे? अरे रेड डाटा बुक में तो जो गायब हो गया उसके बारे में जिक्र किया, ठीक है, लेकिन डायनासोर मिलते थे इसका कैसे पता चला? उनके अवशेष से। अवशेष का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे जीव जिनके शरीर का कुछ ना कुछ पार्ट है, जैसे हड्डियां हो सकती हैं, हड्डियों के रूप में मुख्य रूप से कंकाल। अब कंकाल में भी कौन सा? कपाल। अब कपाल मालूम चल रहा है कि यह बड़का वो कपाल का हड्डी है, ये कपाल, स्कल। अब खुद से समझ लो कि वो जीव कितना बड़ा होगा। उसका अनुमान लगाया गया, उस पर स्टडी किया गया, तो पता चल रहा है कि कोई 1000 साल पुराना है वो हड्डी। इसका मतलब उस अनुमान से जो पुरातत्वविद, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया कि ये जीव इतना साल पहले पाया जाता था। ठीक है, वो सब कुछ इवोल्यूशन में आएगा। चलो यहाँ पे क्या हो गया सर? दोहरा परिसंचरण है। एकल परिसंचरण किन में पाया जाता है? मछलियों में पाया जाता है। चलो अब यहाँ मैं इसके हृदय की अगर बात करूं तो हृदय कितना है इसका? 3 कोष्ठकीय है, 2 आलिंद है, 1 निलय है। अब आ करके क्या होता है कि सर आलिंद से एक जो आलिंद है यहाँ से CO2 कहाँ आ जाएगा? निलय में आ जाएगा। यहाँ से भी कहाँ आ जाएगा? ऑक्सीजन निलय में आ जाएगा। यहाँ पर आकर के CO2 और ऑक्सीजन एक साथ हो जाते हैं, और उसके बाद यहाँ से कहीं ना कहीं इसके शरीर में जाते हैं।
ठीक है, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देता है, उतना दूर वहां पे नहीं जाना है। अब इस चीज को हम क्या कहते हैं, अब जैसे हम लोग के शरीर में देखोगे तो ऑक्सीजन सेपरेटेड रहता है, CO2 भी सेपरेटेड रहता है, क्योंकि निलय हमारा नीचे की तरफ अलग अलग है, दो अलग अलग निलय होते हैं। इस कारण से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि एक ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा है, एक ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुर मात्रा है, दोनों अलग अलग रहती है। कहां पे? हृदय में। बाकी शरीर में तो सब मिला जुला है, एक साथ है। अब शरीर में सर मिला जुला है तो कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। देखो जैसे ये रक्त नलिका हो गई, ठीक है, रक्त नलिका में सर कौन जा रहा है? हीमोग्लोबिन। मैं स्पेशली हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि रक्त में ऑक्सीजन को या CO2 को लेके इधर उधर करने वाला कौन है? हीमोग्लोबिन है। उसके अलावा कोई नहीं है जो रक्त में ऑक्सीजन को या CO2 को लेकर के चले, ठीक है। अच्छा, रक्त के अंदर कौन है? हीमोग्लोबिन है, ठीक है। अब सर ये रक्त कहां जाता है? मान लिया जाए कि ये 4 कोष्ठक वाले की बात कर रहे हैं हम लोग। सर रक्त कहां चला गया? फेफड़े में। फेफड़े में जाने के बाद कहीं ना कहीं कहां जाएगा? फिर वहां से हृदय में। फेफड़े में गया तो क्या लेके आया? ऑक्सीजन लेकर के आया। ऑक्सीजन वाला रक्त कहां पे गया? हृदय में गया। हृदय का काम क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है। हृदय का काम बस केवल एक है। हृदय क्या करता है? रक्त को धक्का देता है, ठीक है, और उसके बाद नीचे से रक्त को खींच रहा होता है, ऊपर से भी रक्त को खींच रहा होता है, यानी हृदय हमारा यहाँ पे है। अब इसके ऊपर का रक्त भी खींचा जाता है और शरीर से नीचे के रक्त को भी खींचा जाता है, ताकि आसानी से क्या आ जाए? CO2 वाला रक्त आ जाए। और जैसे ही CO2 वाला रक्त आएगा, यहाँ आने के बाद कहीं ना कहीं फिर इसको वापस भेज दिया जाता है। कहाँ पे? फेफड़े में भेज दिया जाता है। फेफड़े में जाएगा तो क्या करेगा? उसको बाहर कर देगा CO2 को। अब सुनो यहाँ से, सर जैसे ही रक्त यहाँ पे आता है वो ऑक्सीजन लेके आता है। वो ऑक्सीजन होता कहां पर है? इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा होता है, याद रखिएगा। और ऐसा हीमोग्लोबिन जिसके साथ, याद रखना कि एक ऐसा हीमोग्लोबिन जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसको नाम दिया जाता है बच्चा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। एक ऐसा रक्त जिसके हीमोग्लोबिन में क्या जुड़ा हुआ है? CO2 जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सी। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, कार्बोक्सी, कार्ब नहीं, कार्ब अमीनो, क्या मैंने बताया था ये चीज? नहीं बताया था। तो सुनो, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कौन? यदि हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाए, अगर हीमोग्लोबिन के साथ, अरे एक मिनट, कहीं हम ना गड़बड़ा जाए, तुम लोग के चक्कर में इतना ऊपर नीचे करा देते हो कि गड़बड़ा जाते हैं हम। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे कर दो कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ पे कर दो CO2, ये कहलाता है कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। चलो ये तीनों को याद रख लीजिएगा, आगे काम करेगा आपका ये। कार्ब अमीनो बोलते हैं उसको, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कब होता है? यदि हमारे हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ जाए? कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाए, ठीक है। और ये क्या है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पे होता है? धुआं में होता है, याद रखिएगा। धुआं में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। एक चीज और आएगा आपका पढ़ने के लिए 12th क्लास में, ड्रग्स और अल्कोहल का एब्यूज, उसको हिंदी में कहते हैं ड्रग्स और अल्कोहल का कुप्रयोग। ड्रग्स दवाई है, ठीक है, ड्रग्स क्या है? दवाई है। बनारस जाओगे तो मेडिकल शॉप पे लिखा रहेगा ड्रग सेंटर, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे ड्रग्स मिलता, नहीं, दवाई मिलता है। दवाई बनाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक उचित मात्रा में। जैसे नमक एक उचित मात्रा में डालते हैं, वही नमक अगर ज्यादा डाले तो जहर के समान हो जाएगा वो चीज, ठीक है। तो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, दवा बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। अब होता क्या है कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं धूम्रपान करना अच्छा महसूस करते हैं, यानी कि स्मोकिंग करने को अच्छा फील करते हैं। और जब ये चैप्टर आएगा, सुनिए, चल छुट्टा मारेंगे बाहर, हाँ, तब फिर क्या चाहिए?
तब कुछ कानाफूसी चल रहा है। सुनो आगे, कुछ लोग आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि कुछ लोग जो हैं या आज के जो यूथ हैं स्मोकिंग करना, सिगरेट यूं लेकर के धुआं उड़ाना कूल समझते हैं। उनको लगता है कि हम अपने आप को बाकी लोगों से बेहतर दिखा रहे हैं अगर सिगरेट पी रहे हैं तो। खैर मतलब उससे नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे ही लोग सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पीने के बाद उनके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। ऐसा कैसे होता है? ठीक है, इसके पीछे का देखो लॉजिक है। जैसे हमने क्या बोला सर, यहाँ पे एक हीमोग्लोबिन है जो किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जैसे ही हम क्या करते हैं सिगरेट पी रहे हैं तो सिगरेट में क्या है? धुआं है। जो धुआं जाएगा अंदर तो वो क्या जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड की क्षमता ऑक्सीजन से ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की, भाई संयोजन की। तो जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे फेफड़े में जाएगा, हमारे फेफड़े से होता हुआ कहां चला जाएगा? रक्त के साथ हृदय में जाएगा। ये फेफड़े में ही ये काम कर देता है। क्या करता है कि जहां जहां पे ऑक्सीजन वाला हीमोग्लोबिन मिल रहा है इसको हटाएगा और इसके साथ खुद जुड़ जाएगा। जैसे ही अगर आपके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी ना, वैसे ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, वैसे ही आपके अंदर रक्त दौड़ने की स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे ही आपके अंदर रक्त दौड़ने की स्पीड बढ़ जाएगी आप तुरंत लगेगा कि एनर्जेटिक हो गए। नहीं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, गुस्सा नहीं आता है, एनर्जेटिक। जैसे कोई एक सपोज कोई एक डॉक्टर, ठीक है मैं एग्जांपल डॉक्टर पे ले रहा हूं, ऐसा मत समझना कि डॉक्टर लोग पीते खाते नहीं है, बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, अलग अलग बातें हैं। तो डॉक्टर क्या है 5 घंटे अपनी डिस्पेंसरी में बैठा, 5 घंटे से मरीज देख रहा है, अब एकदम वो बेचैन है सिगरेट पीने के लिए। उसको लग रहा है कि नहीं अब हमें जरूरत है एनर्जी की, जाएगा बाहर या अपने केबिन में ही कहीं साइड हुआ, एक सिगरेट पिया, लगा हाँ बहुत एनर्जी आ गई। कैसे हुआ उसको ऐसा? क्या हुआ उसके साथ? तो सर उसने कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ लिया। और जैसे ही आपके हीमोग्लोबिन में या आपके रक्त में सीधा सीधा कहें कि अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, CO2 का लेवल, सॉरी CO का यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब सवाल कि सर ब्लड प्रेशर बढ़ने से एनर्जी आता है? एनर्जी आता नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया इसलिए आप एनर्जी फील कर रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल एक देते हैं। सुबह सुबह सो के उठ रहे हैं हम लोग, ठीक है, सो के आराम से उठे, कोई हमें जगाया नहीं, आराम से उठे। क्या लगता है 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे तक आलसपन रहता है क्या आपने अंदर? ठीक है, अब मान लो कि आप सोए हुए हो, ठीक है, अब बगल में आके बिलाई मुंह चाट रही है सपोज, ठीक है, तब तक आपका आंख खुला, ओए बाप, तो उठ के बैठ जाएंगे, अगर ये आलसपन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अच्छा आप सोए हो, मम्मी आई एक तबड़ाक मार के जगा दी, अगर ये आलसपन रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि आप डर गए। जैसे ही आप डरे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, है ना, जैसे ही आप डरे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, और जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा आपके अंदर लगता है कि फुर्ती आ गया। फील किया इस चीज को कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से एनर्जी कैसे फील होता है? यही चीज कि वो आलसपन जो सुबह हम आराम से उठे थे आलसपन था, लेकिन अगर किसी ने हमको डरा करके उठाया है ना, वो आलसपन नहीं होता है। आप तीनों एक साथ नहीं बैठा करिए, मुझे इरिटेशन फील होता है, सच कहता हूं मैं। नजरें जान मूझ कर हम सामने रखते हैं, आप लोग की हरकतें कुछ ना कुछ होती रहती है, बार बार मैं डेविएट हो जाता हूं। अगर आपको बुरा लग रहा है तो लगे, आप तीनों को बार बार मैं अपने आप को कंसंट्रेट करने की कोशिश करता हूं, आप लोग की हाथों की हरकतें मुझे बार बार वहीं मोड़ देती है। कब से मैं सोच रहा हूं कि ना बोलूं ना बोलूं ना बोलूं, जाने दीजिए, नेक्स्ट ध्यान रखिए इस चीजों का। देखो बाबू, चलो कहां बात कर रहे थे? यहाँ पे, हाँ चलो, क्या हो गया कि देखो हम बात कर रहे थे क्या बच्चा, चलो यहाँ पे हम लोग घूमते घूमते चले आए थे। याद रखिएगा इन सब चीजों को कि जो हीमोग्लोबिन है, रक्त है, रक्त में सर ये वाला हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके चल रहा है और ये वाला हीमोग्लोबिन CO2 लेके चल रहा है। रक्त में सर दोनों एक साथ ही चलते हैं, ठीक है। जब वो वापस कहां जाते हैं? हृदय में जाते हैं, तो उनको अलग अलग करके छान करके ऊपर भेज दिया जाता है फेफड़े में। अब फेफड़े में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये CO2 वाला हृदय से निकल के फेफड़ा में जाएगा, फेफड़े में मिलती है कुपिका कोशिका, उन कुपिका कोशिकाओं में विसरण की प्रक्रिया द्वारा CO2 को बाहर कर दिया जाता है और वापस ऑक्सीजन को अंदर ले लिया जाता है। यानी कि जैसे पहुंचेगा ये कुपिका कोशिका के पास, कुपिका कोशिका में बहुत भरा पड़ा है क्या? ऑक्सीजन। और विसरण का मतलब ही क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। यहां से कहीं ना कहीं जैसे ही ये हीमोग्लोबिन कुपिका के पास जाएगा, कुपिका में CO2 को छोड़ देगा और कुपिका में उपस्थित ऑक्सीजन को अपने अंदर जोड़ लेगा। अब वापस से क्या आ गया इसके पास? ऑक्सीजन आ गया। तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि सर यहां पे हमने फेफड़े में जो बात की थी, ठीक है, अब बगल में आके बिलाई मुंह चाट रही है, सपोज, ठीक है, अब बगल में आके बिलाई मुंह चाट रही है, ठीक है, अब बगल में आके बिलाई मुंह चाट रही है, ठीक है, अब बगल में आके बिलाई मुंह चाट रही है, ठीक है, अब बगल में आके बिलाई मुंह चाट रही है, ठीक है, अब बगल में आके बिलाई मुंह चाट रही है, ठीक है, अब बगल में आके बिलाई मुंह चाट रही है, ठीक है, अब बगल में आके बिलाई मुंह चाट रही है, ठीक है, अब बगल में आके बिलाई मुंह चाट रही है, ठीक है, अब बगल में आके बिलाई मुंह चाट रही है, ठीक है, अब बगल में आके बिलाई मुंह चाट रही है, ठीक है, अब बगल में आके बिलाई मुंह चाट रही है, ठीक है, अब बगल में आके बिलाई मुंह चाट रही है, ठीक है, अब बगल में आके बिलाई मुंह चाट रही है, ठीक है, अब बगल में आके बिलाई मुंह चाट रही है, ठीक है, अब बगल में आके बिलाई मुंह चाट रही है, ठीक है, अब बगल में आके
कहाँ गया, यहाँ पे कि सर ये CO2 और ऑक्सीजन दोनों एक साथ आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। बस यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये कैसा है, दोहरा परिसंचरण है लेकिन अपूर्ण है। दोहरा तो है लेकिन ये अपूर्ण है। अपूर्ण काहे है, क्योंकि इसमें एक निलय कम है। एक निलय और होता तो कहते कि क्या है, ये पूर्ण है। समझ गए, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट कहीं पे लिख देता हूं मैं, जहां खाली जगह मिल जाए यहीं पे लिख देता हूं। पहला स्टेटमेंट, स्तनधारी में और उभयचर में, इन दोनों में कैसा परिसंचरण पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, ठीक है। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें किसकी, उभयचर की, तो सर उभयचर में दोहरा परिसंचरण तो है लेकिन ये कैसा है, अपूर्ण है, ये कंप्लीट नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। यानी कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ये क्या है, अधूरा है। इसमें अगर एक और कक्ष होता तो जाके इसको क्या कहते, पूर्ण कहते, जैसे हम लोगों में है। स्तनधारियों में कितने कोष्ठक हो जाते हैं, 4, तो ये दोहरा के साथ साथ क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। चलो अब लाइन को पढ़ के खत्म करते हैं कि सर मेंढक में बंद प्रकार का है तभी तो क्या मिल रहा है, हृदय मिल रहा है। बंद प्रकार का है तभी हृदय मिल रहा है, ये सब बात समझाने वाली नहीं है। बंद प्रकार का मतलब यदि रक्त जो है रक्त नलिका में बहे तो क्या कहलाएगा, बंद प्रकार का कहलाएगा, ठीक है। और हृदय अगर मोस्टली मिल रहे हैं कोष्ठक वाले, अरे सुनो, किसमें, खुले वाले में अगर हृदय है तो कोष्ठक रूपी नहीं होते, ठीक है, कोष्ठक रूपी नहीं होते, ठीक है, नहीं बटा होता है। तो यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, कोष्ठक रूपी हृदय मिल रहे हैं। कितने कोष्ठक वाले, 3 कोष्ठक वाले। बंद प्रकार का परिसंचरण, यानी कि इनमें जो रक्त होगा, रक्त जो शरीर में दौड़ रहा। अच्छा कॉकरोच याद है, कॉकरोच में जो रक्त नलिका नहीं थी तो रक्त कहाँ था, उसके पूरे शरीर में था। यहाँ पे क्या है, रक्त नलिका है तो रक्त जो होगा इसके कहाँ पे होगा, रक्त नलिका में होगा। सर बंद प्रकार का है लेकिन देखो क्या है, अधूरा परिसंचरण पाया जाता है। अधूरा का मतलब क्या था कि सर दोहरा तो है लेकिन उसमें एक निलय कम है, इसलिए क्या बोला, इसको हमने अधूरा बोला। परिसंचरण तंत्र का कार्य भोजन, गैस तथा हार्मोन का शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन करना। मान लो मेंढक अगर खाना खाया है तो खाना खाने के बाद पाचन किया होगा, पाचन के बाद उसका क्या हुआ होगा, अवशोषण किया होगा। मान लो कोई टिड्डा फतिंगा कुछ खा गया वो, ठीक है, उसके अंदर उसको प्रोटीन मिला तो वो खा पी करके उसका पाचन कर लिया। पाचन के बाद उस फतिंगा में जितना प्रोटीन था सबको क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। अवशोषित करके कहाँ डाल देगा, अपने रक्त में डाल देगा। रक्त शरीर में पूरा क्या कर रहा है, घूम रहा है, जहां जहां प्रोटीन चाहिए वहां वहां प्रोटीन दे रहा है। रक्त खाली भोजन नहीं लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है सर, गैस भी लेके जा रहा है। गैस के रूप में ऑक्सीजन लेके जा रहा है। प्रोटीन देना था उसी रक्त में से प्रोटीन दे दिया, ऑक्सीजन देना है ऑक्सीजन दे दिया, वहां CO2 बना है उसको अपने पास ले लिया। तो रक्त क्या है, एक माध्यम है, किसी भी चीजों को आगे पीछे करने या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रक्त एक माध्यम है। तथा हार्मोन, सर उसके बॉडी में क्या बने होंगे, हार्मोन भी बने होंगे। गलती से एंजाइम को नहीं डालते हम लोग, एंजाइम को रक्त में डाले माने काम खत्म, पचा देगा वो व्यक्ति, मर जाएगा वो जीव, तुरंत मर जाएगा। समझ गए ना, क्योंकि एंजाइम क्या करता है सर, पाचन करता है। रक्त में बहुत सारा चीज है, वो एंजाइम उस रक्त में मिलने वाली हर एक चीजों का पाचन कर देगा, वो व्यक्ति तुरंत मर जाएगा, ठीक है। तो सर क्या कहते हैं, केवल और केवल हार्मोन। क्या, भोजन, गैस तथा हार्मोन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। नहीं, भोजन को नहीं, पोषक पदार्थों को। मैंने बोला तो भोजन है, उसका पाचन हुआ, अवशोषण हुआ, उसको लेके गया ना, ठीक है। अब इनका हृदय त्रिकोष्ठकीय होता है। अच्छा देखो एक चीज और, पेशी जनक से एक वर्ड आ गया, इसको भी खत्म कर लेते हैं हम लोग। चलो कोई नहीं, इसी पे चलेगा, इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब सुनो, देखो 2 तरह का हृदय का सिस्टम पाया जाता है। जैसे हम कह देते हैं कि सर ये हृदय, ठीक है, ये हार्ट हो गया। अब क्या करता है, हृदय धड़कता है क्या, धड़कने के पीछे उसका बस एक ही लॉजिक है कि सर वो धड़कता है, एक बार धड़केगा तो हल्का सिकुड़ता है, जब दूसरा धड़केगा तो वो फैलता है, ठीक है। अब सिंपल सा एक सिस्टम ले लो कि सर एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे में पानी भर दिया, उसका मुंह हमने खुला छोड़ा, जैसे ही गुब्बारे को दबाएंगे क्या वहां से पानी बाहर आ जाएगा,
ठीक है, तो वैसा ही सिस्टम होता है हमारे हृदय का। उस हृदय में एक बार ऐसे फैला, रक्त भर गया, सिकुड़ेगा, रक्त बॉडी में चला जाएगा, फिर फैलेगा, फिर बॉडी से रक्त इसमें आ जाएगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर बाहर आ जाएगा। यानी कि हृदय सिर्फ धड़क रहा है एक ही चीज के लिए, रक्त को लाने के लिए और रक्त को भेजने के लिए। ठीक है, लेकिन सवाल यह आता है कि सर हृदय कैसे धड़क रहा है, उसको धड़कने के लिए आदेश कौन दे रहा है? कोई जरूरी नहीं है माइंड। आपका हृदय धड़क रहा है ना, आपका माइंड कभी भी कंट्रोल नहीं करता है। अगर माइंड कंट्रोल करता तो हम लोग अपने दिल की धड़कनों को कंट्रोल कर सकते थे। सोच के देखो, अगर माइंड कंट्रोल करता, क्या रोना यहां से कंट्रोल होता है क्या? हाँ बिल्कुल, यहीं से कंट्रोल होता है। अब कोई मर गया है, हम चाहेंगे तो अभी रुवाई बढ़ेगा। अब एकदम इमोशनल हो तो डांटियो देने पे रुवाई बढ़ जाता है, ओकरा लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, तो हमें खुश होना है कि क्या करना है, ये सब हमारा मस्तिष्क डिसाइड करता है। एक बार आपको बैच स्टार्ट करने से पहले मस्तिष्क मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया भी था, फिर मौका मिलेगा आपको पढ़ा देंगे। किसी से प्रेम है, घृणा है, मतलब कि दुश्मनी है, कुछ भी है, उसको कौन डिसाइड करता है? हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है, वो आपके ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, लेकिन सबके हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव होता है, महिलाओं का, लड़कियों का क्या होता है? हाइपोथैलेमस कम विकसित होता है। ये हाइपोथैलेमस क्या है? हमारे मस्तिष्क का ही भाग है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है कि मान लो सपोज एग्जांपल के तौर पे कि अब लड़का, 4-5 लड़के खड़े हैं, चाय पी रहे, अब वहां से कोई लड़की जाए अगर सपोज, तो चाय पीते पीते देख लेगा वो, समझ में आ गया? कारण उसका हाइपोथैलेमस का है ज्यादा सक्रिय, तो तुरंत कहीं ना कहीं आकर्षित हो जाएगा। ठीक, लेकिन सबको इस सबसे ज्यादा मतलब नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं होता, वो थोड़ी सी चालाक होती है। अब चालाक क्या है? सपोज अब होता क्या है कि अब उनको देखना है तो वो डायरेक्टली ना देख करके अपने सहेलियों से पूछते, देखते बाबू देख रहा है का? खैर ये सब चीजों को भाई से मत जोड़िएगा, ऐसे हंसी मजाक के लिए बोले। चलो, क्या बात कर रहे थे हम लोग? हार्ट की बात कर रहे थे कि हमारा जो हृदय है वो धड़क रहा है। तो धड़कने के लिए ना सिग्नल 2 तरीके से आता है। सबसे पहला सिग्नल जो है वो तंत्रिका भेजती है, जिसको आपने बोला। ठीक है, ये तंत्रिका कंट्रोल करती है हृदय की धड़कने को, और दूसरी तरफ ये हृदय खुद, हृदय की मांसपेशियां वो कंट्रोल करती है। ठीक है, हृदय की मांसपेशियां स्वयं उस हृदय को कंट्रोल करेगी कि धड़कना है कि नहीं। एक तरफ हमने क्या बोला कि तंत्रिका कंट्रोल करता है, याद रखिएगा कि सर तंत्रिका भी कंट्रोल करता है हृदय को और मांसपेशियां भी कंट्रोल करती हैं। अब अगर तंत्रिका कोशिका सिग्नल भेज रही है हृदय के धड़कने को, तो ऐसा कंट्रोलिंग सिस्टम क्या कहलाता है? आपका तंत्रिका संवेदी हृदय बोलते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक। और अगर पेशियां कंट्रोल कर रही हैं, मांसपेशियां कंट्रोल कर रही हैं, इसको बोलते हैं मायोजेनिक। अब यहां पे देखो वर्ड क्या आया था, देखिए सर पेशी जनक होते हैं, जो मेंढक होते हैं इनका हृदय जो होता है वो कैसा होता है? पेशी जनक, यानी कि हृदय धड़क रहा है तो धड़कने के लिए कौन जिम्मेदार है? उसी हृदय की पेशियां, जिसको हम क्या बोलते हैं? मायोजेनिक बोलते हैं। ठीक है, एक होगा न्यूरोजेनिक, तंत्रिका जनक बोल देंगे उसको। ठीक है, अब उसका मतलब क्या? तो कहीं ना कहीं उसके हृदय को कौन कंट्रोल कर रहा होगा? तंत्रिका तंत्र कंट्रोल कर रही होगी। कहां लिखे थे बोला? ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना कि ये कहां पर पाया जाता है? कीट में पाया जाता है। यानी कि कीट का अगर हृदय है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सिग्नल भेजता है? स्वयं उसकी तंत्रिका। उनके अलावा जितना भी होता है वो कौन भेजता है? वही की मांसपेशियां भेजती है। और एक चीज बात पता है कि सर हृदय का जो मसल होता है वो एक अलग ही प्रकार का मसल होता है, वो वैसा मसल हृदय के अलावा कहीं नहीं पाया जाता, जिसको बोलते हैं कार्डियक मसल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल बोलते हैं। हृदय में ही पाई जाती है वो, उसके अलावा कहीं नहीं है। अच्छा छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो यहां तक की बात समझ में आ गई, आगे देखते हैं। जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। आलिंद रुधिर को ग्रहण करता है, रुधिर माने रक्त। ठीक है, तथा निलय शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को भेजता है। इनका जो हार्ट बीट होता है वो 64 बार प्रति मिनट धड़कता है। हमारा कितना? 72 से 78 के आसपास, ऐसे नॉर्मली 72, हाँ 1 मिनट में। ठीक है, प्रति मिनट है। देखो इनका हृदय का जो स्पंदन दर है वो क्या है? 64 बार प्रति
मिनट। याद रखिएगा कि मेंढक का हृदय 1 मिनट में 64 बार धड़कता है। चलो अब आगे, सर इनके परिसंचरण में किसका परिसंचरण हो रहा है? रक्त का हो रहा है। ठीक है, कौची बोला है तो लोग जी? मेंढक का परिसंचरण हो रहा है। चलो रक्त का हो रहा है। सर रक्त के अगर मैं घटकों की बात करूं तो इनके रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट, जिसको आप बोलते हो प्लेटलेट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स उसी को क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, यानी कि हम ऐसा कहें कि सर प्लेटलेट्स का एक दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? थक्का बनाना। कहीं पर यदि कट वगैरह लग गया, ठीक है, कोई प्राणी है, जैसे हम अपनी बात कर लेंगे, सर कहीं पे कट जाता है, कुछ देर के बाद वहां पे खून जम जाता है, तो खून को जमाने के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? हमारे थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स। तो यहां पर हम लिख दें अगर, ये क्या करते हैं? रक्त का बहाव को ना रोकता है बाबू, रक्त का थक्का जमाता है। रक्त के बहावे रुक जाएगा तो व्यक्ति कहां जाएगा? जिसको हम एक और नाम देते हैं क्लॉटिंग करना। क्लॉटिंग, ठीक है, रक्त का थक्का जमाना मतलब क्लॉटिंग करना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? सुरक्षा करना हमारे शरीर का। ठीक है, यानी कि हम ऐसा कहें कि सर डब्ल्यूबीसी क्या करती है? हमारे अंदर प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। सर यहाँ भी सेम है, मेंढक में भी सेम है, मेंढक में कोई अंतर नहीं है। मेंढक में मिलने वाला प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स क्या कर रहे हैं? कहीं कट उट लग जाएगा, उसको जने तने माटी उटी कोड़ता रहता है, छिला उला जाएगा उसको, तो उसका रक्त क्या हो जाएगा? रोक दिया जाएगा। वहां पे रोकने के लिए कौन जिम्मेदार? थ्रोम्बोसाइट्स। जिस प्रकार हमारे शरीर में मिलने वाला डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, गार्ड की तरह एक सिस्टम बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम या तो प्रतिरक्षा तंत्र। इस मेंढक के अंदर भी वही काम करता है डब्ल्यूबीसी, यानी कि यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, सब कुछ हम जानते हैं। अंतर थोड़ा सा याद रखिएगा किसमें है? आरबीसी। सर आरबीसी जो होता है इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हाँ होता है, जैसे हमारे अंदर होता है, लेकिन एक मेजर अंतर है। वो मेजर अंतर क्या है? देखिए, सब जगह ये तो भर दिए हैं, मिटका देते हैं। मनुष्य का कभी आरबीसी देखा है? मतलब पिक्चर वगैरह में या उसके बारे में पढ़ा है? देखिए, मनुष्य की अगर हम आरबीसी की बात कर लें, एक तरफ मनुष्य ले लेते हैं, दूसरी तरफ मेंढक। देखिए, मनुष्य में समझिएगा इस चीज को कि मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिन। ठीक है, अब यानी कि सर 120 दिन के बाद हमारी आरबीसी, हमारे रक्त में मिलने वाली आरबीसी मर जाएगी। हाँ मर जाएगी। ठीक है, होता क्या है? देखो, ये रक्त नलिका, इस रक्त नलिका में कौन घूम रहा है? आरबीसी। अगर सर ये 120 दिन पुराना हो गया है तो अभी धीरे धीरे मर जाएगा। मर जाएगा तो क्या होगा? सर रक्त में घूमता रहेगा। हाँ घूमता रहेगा रक्त में, लेकिन घूमते 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 जाएगा प्लीहा में, घूमते घूमते प्लीहा में जाएगा। अभी आपको प्लीहा नहीं पढ़ाया है, आएगा, पढ़ेंगे हम लोग। प्लीहा एक ऐसा अंग है जहां पर मरे हुए या फिर रक्त में मिलने वाले अवशेषों को मार दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। अब प्लीहा को एक नाम देते हैं आरबीसी का कब्रगाह। ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। चलो ये बात अभी नहीं पढ़ना है। फिलहाल क्या कि सर जब 120 दिन आरबीसी की उम्र है, इसका मतलब 120 दिन के बाद मर जाएगी। क्या सारी आरबीसी मर जाएगी? नहीं, एक तरफ आरबीसी बनती भी है और दूसरी तरफ मरती भी है। आरबीसी बनेगी कहाँ पे? हाँ, अस्थि मज्जा में। ये चीज तो पढ़ाया है ना आप लोग को कि अस्थि मज्जा एक ऐसा स्थान है जहां पे रक्त की सारी कणिका वहीं पे बनती है। हाँ, परिपक्वन के आधार पे कोई अलग अलग स्थान पे जाके परिपक्व हो जाता है, वो अलग की बात है, लेकिन बनेगा कहाँ पे? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। तो जब आरबीसी नवनिर्मित होती है, यानी कि सर आरबीसी जो है अभी अभी बनी है, नवनिर्मित। नवनिर्मित का मतलब सिंपल सा, सर अभी कैसी है? ये न्यू है। ठीक है, तब उस समय आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोलाकार। याद रखिएगा, गोलाकार। और उसके साथ साथ इस आरबीसी में पाया जाता है केंद्रक।
बात समझ में आया? कि जब आरबीसी अभी अभी बनी है हमारे बॉडी में, नवनिर्मित है, वो आरबीसी कैसी होगी? गोलाकार होगी। और क्या होगा? केंद्रक होगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि सर केंद्रक युक्त होगा। लेकिन जैसे ही ये आरबीसी वयस्क होगी, सर आरबीसी वयस्क होगी मतलब क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी ये आरबीसी का आकार बदलता जाएगा। देखो आरबीसी कैसा होता जाएगा। इस तरीके से, ठीक है, एक तरीके का ये लेंस के आकार का चला जाता है। ऐसा लेंस कहीं देखा है आपने? इसको कहते हैं अवतल लेंस। ठीक है, और इस संरचना को बोलते हैं हम लोग द्वि अवतलाकार बाई कॉनकेव। और होता क्या है कि सर ये बीच में ऐसे चपटी सी हो जाती है, जिस कारण से ये वही संरचना है आरबीसी। आरबीसी जब बनी थी उस समय कैसी थी? गोलाकार थी, केंद्रक था। जैसे जैसे आरबीसी वयस्क हो रही है, बड़ी हो रही है, ये धीरे धीरे बदल गई किसमें? द्विअवतलाकार में। बीच में से दबती जाएगी, इसका केंद्रक नष्ट हो जाएगा। यानी कि हम ऐसा कहें कि बच्चा एक परिपक्व आरबीसी में, किसका परिपक्व आरबीसी? मनुष्य का कैसा होता है? द्विअवतलाकार होता है और केंद्रक हीन होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। हमारे आरबीसी में केंद्रक नहीं है। अरे बाबा, अभी हम आरबीसी पढ़ रहे हैं, डब्ल्यूबीसी को छोड़ दो। हमारे परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। नवजात अपने आप को मत ले लेना, आरबीसी की बात कर रहे हैं। एक आरबीसी, सुनो, एक आरबीसी जो अभी अभी बनी है ये परिपक्व नहीं है। कुछ दिन जब ये बिता लेगी तब इसको क्या बोलेंगे? वयस्क बोलेंगे, परिपक्व बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ दिन के बाद इस गोलाकार संरचना से एक अलग ही संरचना बन जाती है, जिसको बोलते हैं कि एक परिपक्व आरबीसी है। और वो कैसी संरचना है? द्विअवतलाकार संरचना है, और इसके साथ साथ इसमें केंद्रक नहीं होता है। एक परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। एक नवनिर्मित आरबीसी गोलाकार होता है, केंद्रक युक्त होता है। लेकिन एक परिपक्व आरबीसी द्विअवतलाकार होता है और केंद्रक हीन होता है। समझ में आ गया? चलो, ये तो किसका था सर? मनुष्य का था। हमें मनुष्य नहीं पढ़ना है, बस हमने तुलना करनी है। क्या तुलना करना था, इसलिए हम ऐसा लेके चल रहे थे। मेंढक की बात कर रहे हैं हम लोग। मेंढक में क्या सर मनुष्य से तुलना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मनुष्य का प्लेटलेट्स, मनुष्य का डब्ल्यूबीसी सब कुछ मेंढक के साथ मैच कर रहे हैं, इसलिए हम आरबीसी की भी तुलना कर रहे हैं। थोड़ा सा अंतर क्या होता है देखना जरा। ऐसा लेंस देखे हो क्या? इसको क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसको संरचना का नाम देते हैं द्विउत्तलाकार। याद रखिएगा, मेंढक का जो आरबीसी होता है वो कैसा होता है? द्विउत्तलाकार। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बाई कॉन्वेक्स। पहला अर्थ समझ में आ गया, अंतर मनुष्य में और एक मेंढक में। दूसरा सर इसका आरबीसी का ना ये पहला संरचना है। इसका आरबीसी उत्तल के जैसा हो सकता है, उत्तल लेंस के जैसा हो सकता है। और याद रखिएगा कैसा हो सकता है? गोलाकार तो ना कहेंगे ज्यादा, थोड़ा सा ये अंडाकार के जैसा होता है, इस तरीके से। और क्या दिख रहा है? केंद्रक दिख रहा है। यानी कि मेंढक के आरबीसी की बात करें तो मेंढक का आरबीसी कैसा होता है? द्विउत्तलाकार होता है और केंद्रक युक्त होता है। हाँ, परिसंचरण खत्म। अब अगला है क्या? तंत्रिका तंत्र।